बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुनीब फारूक और आप देख रहे हैं मेरे सवाल। काजी फाइज़ साहब ने बहैसियत चीफ जस्टिस पाकिस्तान के 29वें चीफ जस्टिस की हैसियत से अपना हल्फ उठा लिया। आज अहम बात ये थी कि जब वो हल्फ ले रहे थे तो उनकी अहलिया उनके साथ मौजूद थी। ये वही अहलिया हैं और जनाब काजी फाइज़ साहब जिन्होंने बहुत से मुश्किलात का सामना किया। काजी फाइज़ ईसा साहब पर चीफ जस्टिस बनने से पहले इमरान खान साहब के दौर में एक प्रेसिडेंशियल रेफरेंस फाइल किया गया था। याद रहे कि वो प्रेसिडेंशियल रेफरेंस आज कम से कम हम ये बात कह सकते हैं कि उस वक्त की एस्टैब्लिशमेंट की मर्जी से फाइल किया गया। काजी फाइज़ साहब ने बहुत बड़ा खमियाजा भुगता। जिस मुकदमे का फैसला उन्होंने किया, जो फैज़ाबाद केस था, फैज़ाबाद धरना केस, उसके बाद तोपों का रुख उनकी जानिब हुआ। जो मामलात हुए वो तारीख का हिस्सा है। आज जब काजी फाइज़ ईसा साहब पाकिस्तान के चीफ जस्टिस हैं तो उनसे बहुत सी उम्मीदें भी लगा ली गई हैं। उम्मीदें ये कि वो इंसाफ पर मबनी फ़ैसले करेंगे, सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो डिवाइड रही है उसको ख़त्म करेंगे, सुप्रीम कोर्ट का कॉन्डक्ट बेहतर बनाएंगे, सुप्रीम कोर्ट के अंदर फेवरेटिज़म की नफ़ी करेंगे। जो मसाइल आज हमारी सियासत को दरपेश हैं, हमारी रियासत को दरपेश हैं, जिनका ताल्लुक़ कानून और आइन से है, उनका कानूनी और आइनी हल तलाश करेंगे। आज जो चीफ जस्टिस काजी फाइज़ साहब की हल्फ बर्दारी के बाद पहले जो इक़दाम सामने आए वो बहुत खुशाइन थे। एक ये जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर मुख्तलिफ ओहदों के ऊपर तैनातियाँ चीफ जस्टिस पाकिस्तान की मर्ज़ी से की गई हैं, उनकी प्रेस रिलीज़ बड़ी अनकन्वेंशनल है। उसके अंदर बाकायदा तौर पर जिन लोगों को तैनात किया गया है, चाहे वो रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे वो सेक्रेटरी टू चीफ जस्टिस पाकिस्तान हो या स्टाफ ऑफिसर टू चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, उनके बारे में प्रेस रिलीज़ में सिर्फ नाम नहीं लिखे गए बल्कि उन तमाम लोगों का, उन तमाम शख्सियात का मुकम्मल तारुफ भी करवाया गया है कि उनकी तैनाती सुप्रीम कोर्ट पर क्यों की गई और जो लोगों की तैनाती की गई है वो बाकायदा तौर पर क्या इस मनसब के अहल हैं या नहीं है। ये बहुत अच्छा और बड़ा वेलकम चेंज है। दूसरी बात ये कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर का कानून जो इफेक्टिवली अगर काबिल अमल हो गया तो वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस की पावर को डाइल्यूट कर देगा। उस केस के हवाले से फुल कोर्ट बन चुका है, कल उसकी समाअत भी होगी और कुछ ज़राए तो ये कहते हैं, अब इसकी कॉन्फर्मेशन हमारे पास नहीं है, कि शायद ये ओपन फॉर ऑल हो या कम से कम लोगों को पता हो कि इस मुकदमे के अंदर क्या हो रहा है। ये भी बात बहुत खुशाइंद है। लेकिन जहाँ आज ये मामलात हैं वहाँ सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तलबगार भी होगी। याद रहे कि वक्त बदल जाता है और वक्त बदल गया है। काजी फाइज़ साहब एक ज़माने में मुक़्तदर हलकों के और उस वक्त की हुकूमत के तोपों के धाने उनकी तरफ थे, वो एडवर्सरीज फेस कर रहे थे। आज बहुत से लोग उनसे इंसाफ की उम्मीद रखेंगे। आपके सामने ये तमाम मामलात रखेंगे। मियां नवाज शरीफ की वापसी 21 अक्टूबर को तारीख मुकम्मल कर ली गई है। कह दिया गया है कि वो वापस आएंगे, लेकिन कानून और आइन के मुताबिक अगर मियां नवाज शरीफ वापस आते हैं तो इस वक्त उनका जो स्टेटस है वो ये कि वो अदालतों से एब्सकॉन्ड कर रहे हैं। क्या उन्हें कोई हिफाजती ज़मानत मिलेगी? अदालत के सामने रूबरू पेश होंगे? काजी फाइज़ साहब जब चीफ जस्टिस पाकिस्तान हैं तो क्या ऐसी सूरत हाल में कोई ख़ास रियायत मियां नवाज शरीफ साहब को मिल सकती है, नहीं मिल सकती? जिस तासुर को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उजागर कर रही है वो ये कि एक जमात को मार्जिनलाइज किया जा रहा है, उसे कॉर्नर किया जा रहा है। जिन लोगों का ताल्लुक़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है उन लोगों को एक के बाद एक केसेस के अंदर उठा लिया जाता है, पकड़ लिया जाता है। एक मुकदमे में ज़मानत होती है तो जैसे ही कोई शख्स अदालत से बाहर अभी आता ही नहीं है, जेल से बाहर नहीं आता, आरोपकार इशू नहीं होता तो नई गिरफ्तारी अमल में लाई जा चुकी होती है। ये क्या इसका तदारुक होगा या ये हम ओवर एक्सपेक्ट करेंगे या कोई भी ओवर एक्सपेक्ट करेगा पाकिस्तान के चीफ जस्टिस से, जिनके पास महज 13 महीने का वक्त है मामलात को सुधारने के लिए? ये तमाम सवालात मेरे और आपके जहन में हैं। अपने मेहमानों का तारुफ करवाते हैं। शोएब शाहीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, वकील हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के और तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी के मेंबर हैं इस वक्त, और बड़े उन चंद लोगों में हैं जो इस मुश्किल वक्त में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की साथ और अपनी जमात के साथ वो खड़े हैं। शुक्रिया शोएब शाहीन साहब आपका। जनाब हसन अयूब साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, ख़बरें बड़ी तगड़ी होती हैं उनके पास और उनकी बहुत सी खबरों से सियासी माहौल के अंदर गर्मी भी पैदा हो जाती है, तलातुम बर्पा हो जाता है। बहुत शुक्रिया हसन अयूब साहब आपका। जनाब आदिल शाहज़ेब साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, डॉन न्यूज़ पे अपना प्राइम टाइम शो करते हैं, बहुत ही क्रेडिबल सहाफ़ियों में उनका नाम आता है। बहुत शुक्रिया आदिल साहब आपका भी। सबसे पहले मैं शोएब शाहीन साहब आपसे इसलिए आगाज़ करना चाहूँगा कि अब ये मामला, एक्सपेक्टेशंस अपनी जगह मौजूद हैं, यहाँ थोड़ा सा एक सियासी सवाल है आपसे
कि कोई ऐसे केसेस आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं जो इनका ताल्लुक इमरान खान साहब और उनकी जमात से है, जिसके अंदर आपको लग रहा है कि पहले इंसाफ नहीं हुआ, अब आप इंसाफ फौरी चाहेंगे? सुप्रीम कोर्ट में एक चेंज भी आया है, बहुत नया चेंज आया है, एक वेलकम चेंज है। आप समझते हैं बहसियत एक मेंबर कोर कमेटी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उन मामलात में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इंसाफ फौरी मुहैया करना चाहिए? तो ज़रा आइडेंटिफाई कर पाएँ अगर आप कोई ऐसे मामलात हैं जो सुप्रीम कोर्ट में तहरीक इंसाफ की तरफ से पेंडिंग हो, जिनमें आप चाहते हैं या आप उम्मीद कर रहे हैं कि ज़रा जल्दी इंसाफ मिले। जी बिल्कुल, जिस तरह कोयटा में एक वकील की शहादत हुई थी, मर्डर हुए थे, और उसके अंदर इमरान खान को 109 में शामिल कर दिया गया था और उसके लिए प्रोटेक्टिव बेल हमने सुप्रीम कोर्ट से ली थी। फिर उसके बाद जब तमाम मुकदमात में हमारी ज़मानत थी तो यहाँ तोशाखाना केस में गिरफ्तारी करा दी गई थी और तोशाखाना केस में ज़मानत हो गई। तो उसमें हमने वो प्रिंसिपल्स की बुनियाद पर कि अगर एक केस में ज़मानत हो जाए तो दूसरे केसेस में गिरफ्तार ना किया जाए और उनको बाकी केसेस को अदम पैरवी की बुनियाद पर खारिज कर दिया गया था। तो उसके लिए हमने प्रोटेक्टिव बेल की पटिशन फाइल कर रखी है और हमने कई अर्ली हियरिंग की दरख्वास्तें भी दी, लेकिन साबिक चीफ जस्टिस बंदियाल साहब ने वो फिक्स ही नहीं की। बहरहाल अब हम तवक्को रखते हैं कि वो फौरी तौर पर जिस तरह की सिचुएशंस का हमें सामना है कि वो केस जल्दी फिक्स होगा, ताकि वो प्रोटेक्टिव बेल्स इन ऑल दी केसेस एक हमने कर रखी है, ताकि बाकी अदम पैरवी की बुनियाद पर जो केसेस का अखराज है वो नहीं होना चाहिए, ताकि उनको मौका मिले अपने आप को डिफेंड करने का। दूसरा वाला केस उनका इमरान खान साहब का, बहरहाल वो भी है, वो है मिलिट्री कोर्ट्स ट्रायल वाला कि सिविलियंस का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स में नहीं होना चाहिए। वो भी बहरहाल ज़ेर समाअत है और उसके अंदर अंडरटेकिंग दी है अटॉर्नी जनरल ने कि जिसमें कहा था कि हम मिलिट्री ट्रायल शुरू नहीं करेंगे, लेकिन उसका भी अगर जल्दी फैसला हो जाता, क्योंकि मोस्ट ऑफ द आर्गूमेंट सुने गए थे, लेकिन बंदियाल साहब की राय ये थी कि कुछ जज साहिबान जो हैं उन्होंने छुट्टियों पे जाना था, दे वर नॉट अवेलेबल, तो ज़ाहिर है छुट्टियों के बाद रखा तो उनके पास अपना ही एक हफ़्ता या 4-5 दिन थे 11 तारीख से लेकर कल। आपको इससे फ़र्क पड़ता है शोएब शाहीन साहब, आपको इससे फ़र्क पड़ता है कि चीफ जस्टिस साहब 3 रुकनी बेंच बनाएं, 2 रुकनी बनाएं, खुद समाअत करें, या आप समझते हैं जितने आम मामलात हैं अब आप समझेंगे या आप समझते हैं कि उन पर फुल कोर्ट बनना चाहिए और कलेक्टिव विजडम जिसकी बड़ी कमी महसूस होती रही है बहुत से आम मुकदमात में बंदियाल साहब के दौर में, वो एक्सरसाइज ना की जाए बल्कि कलेक्टिव विजडम ऑफ सुप्रीम कोर्ट तमाम अहम केसेस के अंदर दिखाई दे? देखिए, बेहतर हो कि आप अगर फुल कोर्ट बना दें, जैसे मिलिट्री ट्रायल वाला केस है वो बहुत अहम है, ठीक है, जिस तरह ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल वाला है इसका ये बहुत अहम है, और उसके साथ 90 दिन का इलेक्शंस है, ये बहुत अहम है। ये 3 केसेस में अगर फुल कोर्ट बना दिया जाए तो कम से कम एतराज़ होगा और उसमें कंप्लीट आप जजेस की जो विजडम है वो सामने आए तो उसका ज़्यादा अच्छा होगा। बहरहाल अगेन दैट इज़ द डिस्क्रिप्शन ऑफ द चीफ जस्टिस अनटिल कि वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के ऊपर कोई फैसला नहीं आता, बेंच कॉन्स्टिट्यूट करना उनकी सवाबदीदी अख्तियार है, और अगर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के ख़िलाफ़ पटिशनें जो आई हैं वो अगर डिसमिस हो जाएं तो फिर 184(3) की जो पावर है वो 2 सीनियर मोस्ट जजेस जो हैं वो उसके साथ कंसल्टेशन में शामिल हो जाएंगे। बिल्कुल ठीक है, लेकिन मेरा ख्याल है कि बेहतर होता कि ये तीनों इंपॉर्टेंट केसेस जो इस वक्त पेंडिंग हैं अगर फुल कोर्ट बना देंगे तो एक तो तकसीम का तासुर ख़त्म हो जाएगा और दूसरा सब जजेस की एक कलेक्टिव विजडम सामने आएगी, तो उसका ज़्यादा अच्छा और पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा लोगों के ऊपर भी, और कम से कम जो उसको इम्प्लीमेंट करना है जिन इदारों ने, बिल्कुल ठीक है, शख्सियात ने वो जायल हो जाएगा, उड़ाया गया बिल्कुल दफा, हाँ, वो नहीं हो जाएगा। आदिल शाह साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का खालिस्तान मुकदमा ही ये है कि उनको रियासती जबर का सामना है, और जब हमारे भाई हसन अयूब को ट्वीट कर देते हैं कि रावी चैन ही चैन लिखेगा तो फिर तो और मसाइल जन्म ले लेते हैं, लेकिन मैं उस पर बाद में आऊँगा। मैं पहले आपसे जानना चाहूँगा कि जो रियासती जबर का एक उनका मुकदमा है, वो कहते हैं कि हमें मार्जिनलाइज किया जा रहा है, क्या ये सिलसिला काजी फाइज ईसा साहब की मौजूदगी में, जब वो चीफ जस्टिस हैं और अगले 13 महीने तक रहेंगे, उस सूरत में ये सिलसिला रुक पाएगा आपके नज़दीक, या इस माहौल में कोई तब्दीली नहीं देख रहे आप? देखिए, अभी तक तो मुनीब, एक तो ये कि इस पे थोड़ा सा मैं कमेंट कर लूं कि आज जो काजी फाइज ईसा साहब जब हल्फ ले रहे थे और उनकी मिसेज स्टेज पर उन्हें बुला लिया, तो
मैं खुद भी वहाँ मौजूद था, हसन अयूब साहब भी वहाँ मौजूद थे। तो मेरे लिए बहैसियत पाकिस्तानी बहुत ही बाइस इफ्तिखार था बिल्कुल। कि एक ऐसे शख्स, अब उन्होंने जो भी मैसेज देने की कोशिश की है, लेकिन कम से कम उन्होंने वहाँ मौजूद जितनी खवातीन थी उन्हें भी ये बावर कराया कि आज का पाकिस्तान जो है वो अब बदल चुका है, या एटलीस्ट बदलने की कोशिश जो है उसका आगाज हो चुका है, कि हमारी खवातीन भी जो हैं, जो कि 50% से ज्यादा हमारी आबादी का हिस्सा है, उन्हें भी हम उनका जो मकाम बनता है वो दें। रियासती जबर मुनीब, देखिए, पहले तो इस पे हमें बात करनी होगी कि रियासती जबर वाकई हुआ है या नहीं हुआ। अब ये सारा जो अमल था, इस प्रोसेस का आगाज जो है, देखिए 9 मई के बाद हुआ। 9 मई के बाद हमने देखा कि बड़ी तेजी से गिरफ्तारियां हुई और मुकदमात भी बने, फिर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस जिन्होंने की तो उन्हें छोड़ दिया गया, बाकियों को अभी तक जो है वो शायद ज़ेरे अताब है। लेकिन 9 मई किसने करवाया? क्या रियासत ने करवाया? क्या रियासत ने कहा था तहरीक इंसाफ को कि आप जाके रियासती रिट को चैलेंज करें और रियासती इदारों पर आप जत्थे बनाकर हमला आवर हो जाए? तो जवाब खुद फराम किया तहरीक इंसाफ ने, और आज जो भी वो फेस कर रहे हैं, इसे मकाफाते अमल भी आप कह सकते हैं, लेकिन उन्हीं ने जो कुछ किया और करवाया, ये सब कुछ उसका रद्द अमल है। अभी भी अगर आप देखें कि जो इस वक्त मुकदमात हैं चेयरमैन तहरीक इंसाफ के खिलाफ, तो वो तो चले अब सब जुडिस मैटर्स हैं, उस पर ज्यादा हम बात नहीं करते, लेकिन जो उनका असल जो एक सीरियस मामला है वो 190 मिलियन पाउंड वाला मलिक रियाज साहब वाला मामला है, वो तो अभी का प्रोसेस अभी शुरू होगा। और ये मैं आपको बता रहा हूँ, वो बड़े करीब से मैंने उसको कवर किया है, उस टॉपिक को। वो मेरे ख्याल में 9 मई के बाद अगर कोई ज्यादा सीरियस केस है वो केस है, तो उसमें तो वो मामला जिसके सामने भी जाएगा। अब काजी फायज ईसा साहब जो है, जिस सो कॉल्ड रियासती जबर का तस्करा तहरीक इंसाफ करती है, मेरे ख्याल में काजी फायज ईसा साहब ने आज तक उनके जो फैसले हैं, उन्होंने अपने कलम से साबित किया है कि वो एक कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट हैं और वो इंसाफ पर बिलीव करते हैं। अदरवाइज तो देखें तो इसी काजी फायज ईसा साहब के साथ तहरीक इंसाफ के जो सदर मुमलिकत हैं, उन्होंने भिजवाया, उस वक्त की हुकूमत ने क्या किया, उस वक्त की एस्टेब्लिशमेंट ने इनके साथ क्या किया। लेकिन मेरे काजी फायज ईसा साहब के ये जो 13 महीने हैं, हम उम्मीद करते हैं कि इसमें हमें इंतकाम नाम की कोई चीज नजर नहीं आएगी। ये बहुत अच्छी, ये वाइटल बात है, ये जो आपने की है, ये वाइटल बात है कि इंतकाम या उसका बिल्कुल अंसर कहीं नजर नहीं आना चाहिए, बल्कि इंसाफ मुहैया होना चाहिए। अब ये जो रावी चैन लिखता है आपकी ट्वीट्स के मुताबिक, हसन अयूब साहब, और फिर बहुत से हमारे दोस्त जिनका ताल्लुक तहरीक इंसाफ से है, वो कहते हैं कि ये तो इससे सिर्फ एक बात जाहिर होती है कि पाकिस्तान में कानून और आइन नामी कोई चीज़ नहीं है। और अभी कुछ देर पहले तक जो खबरें सामने आ रही थी, परवेज़ इलाही साहब कभी एक मुकदमे में डिस्चार्ज होते हैं तो उनको फिर किसी नए मुकदमे में गिरफ्तार कर लिया जाता है, कभी उनको MPO के तहत इस्लामाबाद की पुलिस उठा के ले जाती है कि DC ने MPO इशू किया है, फिर उसको विड्रॉ कर लिया जाता है, तो फिर कोई ATC का केस आ जाता है। ऐसी सूरत हाल में जहाँ ये सब कुछ हो रहा है, आपको कुछ तब्दील होता हुआ माहौल में नज़र आ रहा है काजी फायज ईसा साहब के चीफ जस्टिस बनने के बाद, या ये रावी आपके मुताबिक चैन ही चैन लिखता रहेगा? सर, रावी चैन ही चैन लिखता रहा है और लिख भी रहा है। सिर्फ महंगाई की वजह से रावी परेशान होता है, वो आपको पहले बताया। रावी को उसके अलावा कोई परवाह नहीं है। देखिए जी, बात ये है कि ये बातें आज कर रहे हैं, 10 साल का एक प्लान बना था, 10 साल का प्लान ये था, और उस प्लान की नज़र किया जा रहा था जो आज चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज ईसा हैं, उनकी फैमिली ने सफ़र किया। और उस वक्त की कैबिनेट और प्राइम मिनिस्टर ने एक रेफरेंस भेजा, जो प्रेसिडेंट थे उन्होंने अपना माइंड अप्लाई किए बगैर रबर स्टैम्प के तौर पर वो रेफरेंस जो है आगे सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को भेज दिया, और वहाँ पर सहूलतकारी जो फराम होती रही है चेयरमैन तहरीक इंसाफ को, वो सहूलतकार बैठे थे। तो उन्होंने कहा कि उन्होंने शुक्राने नफल भी अदा किए, और उन्होंने कहा जी कि ये जी आ गया है जस्टिस काजी फायज ईसा के खिलाफ रेफरेंस, तो अब हमने इसको नौकरी से बरतरफ करना है, क्योंकि मुंह को खून लगा हुआ था। पहले जस्टिस शौकत सिद्दीकी साहब को बरतरफ कर चुके थे, तो उन्होंने कहा कि जनाब ये भी वही मीठी गोली है, इसको भी निकलते हैं। लेकिन आगे थे जस्टिस काजी फायज ईसा, और अल्लाह को कुछ और मंजूर था। बात ये थी कि हर चीज़ होती है अल्लाह के हुक्म से।
यानी जो प्लान था 10 साल का प्लान, वक्त ने साबित किया कि कुदरत है, इंसान दुनिया के जो दुनियावी खुदा हैं उनका कुछ और प्लान था, अल्लाह का कुछ और हुक्म था। 10 साल का प्लान भी नाकाम हुआ और मौजूदा आर्मी चीफ जो जनरल आसिम मुनीर है वो मुल्क के चीफ आर्मी स्टाफ बने। वो जो प्लान था कि उन्होंने कहा कि जस्टिस काजी फाइज साहब को रास्ते से हटाते हैं, वो प्लान भी नाकाम हुआ और आज अल्लाह ताला ने जो काजी फाइज ईसा हैं उनको मुल्क का 29th चीफ जस्टिस बना दिया जी। तो बात यह है कि इंसान कुछ सोचता है, अल्लाह का हुक्म कुछ और होता है। लेकिन अब कल का जो केस है, यानी सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के खिलाफ जो दरख्वास्तें हैं, इसका डिसीजन कल ही मुतवक्के है। अच्छा। उसकी दो वजूहात हैं। एक कि जो जस्टिस मंसूर अली शाह हैं उनकी कल रात की फ्लाइट है, वो बैरून मुल्क जा रहे हैं। अच्छा। और दूसरा, उस केस में जो अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान है वो भी कल एक हफ्ते के लिए मुल्क से बाहर जा रहे हैं। कोई इंडस वाटर ट्रीटी के हवाले से कोई मामलात हैं जिसमें वो पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। तो इस केस का फैसला जो है मुतवक्की है कल, लेकिन ये तो फुल कोर्ट होगा जुडिशल साइड के ऊपर। लेकिन इससे पहले इतलात मौसूल हो रही है कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव साइड के ऊपर फुल कोर्ट बैठेगा, जो फैसला करेगा कि कल का जो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर का केस है, क्या इसकी लाइव स्ट्रीमिंग करानी है, क्या इसको पब्लिक करना है या नहीं करना। यानी अगर ये फैसला हो जाता है एडमिनिस्ट्रेटिव साइड के ऊपर फुल कोर्ट में, तो कल फिर तमाम लोग पाकिस्तान टेलीविजन के जरिए जो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर केस की समाअत है वो अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे होंगे। अच्छा। तो ये बड़ा अहम है। और जो जस्टिस काजी फाइज ईसा हैं उनके जो आज उन्होंने हल्फ लिया, अगर आप उनके हल्फ पर गौर करें बतौर चीफ जस्टिस, तो वो फ्यूजन था अंग्रेजी और उर्दू का, और उन्होंने अपने हल्फ के अंदर खुद को बांधा। ऐसे अल्फाज जो कि मैंने बाकी चीफ जस्टिस साहिबान के भी जो है वो हल्फ सुने हैं, उन्होंने अपने ऊपर आइन और कानून के मुताबिक अपने आप को उन्होंने खुद बांधा है ताकि वो आइन और कानून से बाहर ना निकल सके। नहीं, बट तो एक बात हसन साहब एक बात है ना, देखिए काजी फाइज ईसा साहब पर जो खमियाजा उन्होंने भुगता या उस वक्त जो क़यामत उन पर टूटी, वो फैज़ाबाद धरना केस की जजमेंट की सूरत में सामने वो जब फैसला आया, जारी बात है वो बहुत नागवार गुजरा बहुत से आम लोगों को। क्या आज सोच बदल चुकी है? क्योंकि काजी फाइज़ साहब की जो जजमेंट थी उसका अगर बगौर मुताला किया जाए तो वो एक इंडाइटमेंट थी पाकिस्तान के बहुत से मामलात के अंदर, पाकिस्तान की मुख्तदर हलकों की इस्टेब्लिशमेंट की इन्वॉल्वमेंट की। उसको उन्होंने उस आइडिया को डेप्रिकेट किया था और उसके खिलाफ एक चार्जशीट की थी। अब क्या दौर बदल चुका, हालात बदल चुके, अब काजी फाइज़ साहब से किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है? क्या मैं अगर खुला तरीके से आपसे पूछ पाऊँ तो ये बात दुरुस्त है? देखें जी, बड़ी साफ बात है, उस वक्त जनरल बाजवा और जनरल फैज़ जो है उनका प्लान था जस्टिस काजी फाइज ईसा को जो है जो सुप्रीम कोर्ट से निकालने का। बड़ी वाज़ेह बात है। लेकिन आज की एस्टैब्लिशमेंट को क्या तकलीफ है उनसे, क्या उन्होंने क्या बिगाड़ा है उनका? देखें, जो मौजूदा एस्टैब्लिशमेंट है वो आइन और कानून के मुताबिक मुल्क को जो है चलाना चाह रही है। उनकी ख्वाहिश है कि मुल्क इस तरीके से चले और वो अपने रोल के अंदर हैं। उनका क्या ताल्लुक है, उनका कौन सा क्लैश ऑफ इंटरेस्ट आएगा मासवाए जो सिविलियंस का आर्मी कोर्ट्स के अंदर ट्रायल के अलावा? प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर से उनकी सेहत पर क्या असर पड़ता है, चाहे दीगर मुकदमा से क्या असर पड़ता है? ये जो हसन साहब अभी आपने आइडेंटिफाई किया, ये आपने दुरुस्त आइडेंटिफाई किया, ये एक बहुत बड़ा इशू है। अगर आप भी जानते हैं और ये बात, इस बात की गवाही तो मेरे भाई आदिल शाहजेब साहब भी देंगे। शोएब शाहीन साहब ऑलरेडी इसका जिक्र कर चुके हैं कि 9 मई के वाकयात के बाद बड़ा क्लियर मैसेज था जो उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर ने दिया और जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग्स के बाद भी आया कि जो लोग जिन्होंने फौजी तनसीबात पर हमला किया है उनको मिलिट्री कानून के तहत और मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर सज़ा दी जाएगी। अब काजी फाइज़ा साहब का अपना ओपिनियन उस हवाले से एक जजमेंट के अंदर, आप भी जानते हैं, हम सब जानते हैं, बड़ा क्लियर है। तो अगर वो डिसीजन आ जाता है और जिसकी उम्मीद लगाए बैठे हैं, जनाब शोएब शाहीन साहब फरमा रहे थे अभी कि ये उम्मीद करते हैं कि उसका डिसीजन आए, तो ऐसी सूरत में अगर उसका फैसला आएगा तो उससे कोई प्रॉब्लम क्रिएट होगा, या आप समझते हैं कि नहीं, इतना वो मैटर ही नहीं करेगा, अगर उन्होंने उसके अगेंस्ट भी रूल किया तो कोई इशू नहीं बनेगा? लेकिन अगर उन्होंने फैसला इसके अगेंस्ट भी दे दिया तो एस्टैब्लिशमेंट टकराव में नहीं जाएगी। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि जो जाने वाले आउटगोइंग चीफ जस्टिस हैं जस्टिस उमरता बंदियाल साहब, जो इतलात मौसूल हो रही हैं कि उनकी अपनी फैमिली 9 मई के साथ जुड़ी हुई है। तो मेरा तो क्वेश्चन है, जो ताकतवर हल्के हैं, एस्टैब्लिशमेंट है या जो भी लोग हैं इस मामले में, कि अगर आपने किसी और को, अभी तक की जो इतलात हैं कि किसी को भी माफ़ी नहीं दी 9 मई के वाकयात में, तो फिर उनकी फैमिली को भी माफ़ी मत दीजिएगा। अच्छा। अगर वो मुलव्वस हैं
तो उनको भी उसी कानून के मुताबिक जिस तरह आम लोगों को सजा मिल रही है, इस तरह उनको भी उसी गिरफ्त में लाया जाए, क्योंकि पाकिस्तान का आइन कानून मेरे लिए भी वही है और चीफ जस्टिस या किसी जज की फैमिली के लिए भी वही है। अगर जस्टिस काजी फाइजा की फैमिली के लिए कानून था और उसको उनकी जद में बिला वजह घसीटा गया, तो कोई भी आसमान से उतरा हुआ नहीं है, कोई भी अवतार। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मैं इससे पहले मैं शोएब शाहीन साहब के पास जाऊं, आदिल साहब आप कुछ कहना चाह रहे हैं मेरे ख्याल में? नहीं मुनीब, मैं बिल्कुल जो हसन बात कर रहे हैं मैं उसको इंडोर्स करूंगा कि इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट का जुडिशरी के साथ टकराव पे जाना वो तो एक हमें नजर नहीं आ रहा, दूसरा उनके फैसले इंपैक्ट नहीं करेंगे, और दूसरा देखिए काजी फायज ईसा साहब जो है ना, उनका माजी हमें ये चीज बताता है कि वो बगैर किसी दबाव के अपने फैसले करते हैं। अब उन्होंने वही फैसले करने हैं जो उनका माजी रिफ्लेक्ट करता रहा है, वो इंसाफ पर मबनी फैसले करने हैं। और दूसरा ये कि देखिए ही इज अ कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट, ठीक, जो उन्होंने फैजाबाद करना जो एक मिसाल कायम की, उन्होंने जितना तफसील से वो लिखा, अब उनके लिए चैलेंज होगा कि फैजाबाद धरने जैसे जो उनके फैसले हैं, क्या वो अब इम्प्लीमेंट करवाने की पोजीशन में तो अब आ गए। ही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, उनके लिए चैलेंज है कि पाकिस्तान के जो की मसाइल हैं कि एस्टेब्लिशमेंट का पॉजिटिव भी रोल रहा है, नेगेटिव भी रहा है, लेकिन जहां पे एस्टेब्लिशमेंट ने गलतियां की हैं, क्या अब काजी फायज ईसा साहब ऐसा किरदार अदा करेंगे? बिल्कुल ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात है। बिल्कुल ठीक है, मेरे पास क्योंकि वक्त खत्म हो रहा है। शोएब शाहीन साहब, ये क्योंकि सियासी सेगमेंट है, मैं चाहूँगा ब्रेक के बाद आपके साथ, तो हमने पाशा साहब के साथ भी गुफ्तगू कर दी है, लेकिन मैं सिर्फ ये सियासी एलिमेंट के हवाले से पूछना चाहूँगा कि आपका एक अपना स्टांस है जो कि आपने दिया है अपनी जमात के हवाले से भी, क्या आप भी इतने पुरुमीद हैं जितने पुरुमीद मेरे दोनों कोलीग्स नज़र आ रहे हैं, हसन अयूब साहब और आदिल शाहजेब साहब, के काजी फायजा साहब किसी भी दबाव को खातिर में नहीं लाएंगे और खालिस्तान आइन और कानून के मुताबिक फ़ैसले उनकी अदालतों से आएंगे, उनकी अदालत से आएंगे? जी, मैं ज़ाती तौर पर बिल्कुल पुरुमीद हूँ, मुझे इस पर कोई शक नहीं है। हाँ, अलबत्ता उनकी फर्दर कारकर्दगी, उनकी परफॉर्मेंस, उनके इस कंडक्ट को साबित करेगी। ज़ाहिर है 13 महीने का सब ने देखना है, उनके फैसलों को उनके फैसलों के जरिए पता चलेगा। शुक्रिया अदा करूँगा जनाब आदिल शाहजेब साहब का और हसन अयूब साहब का। शोएब शाहीन जी प्रोग्राम में जब वापस आएंगे तो काजी फैज़ल साहब चीफ जस्टिस पाकिस्तान बन गए, पाकिस्तान बार काउंसिल इस हवाले से क्या सोचती है, और शोएब शाहीन साहब बहसीत एक सीनियर वकील इस हवाले से क्या सोचते हैं, एक ब्रेक के बाद जारी रखेंगे उसको हमारे साथ। जस्टिस काजी फायज ईसा साहब चीफ जस्टिस पाकिस्तान तो बन गए, आज ओहदे का हल्फ भी उन्होंने उठा लिया। अब देखना यह है कि पाकिस्तान की अदालतों के अंदर जो सीनियर वकला पेश होते हैं, ख़ास तौर पर वो जो बड़ी उम्मीद लेकर जाते हैं कि वहाँ पर इंसाफ मुहैया किया जाएगा, वो तमाम लोग, वो तमाम वकला, उनकी क्या सोच है और क्या एक्सपेक्टेशंस है। याद रहे कि पाकिस्तान की आला अदलिया, ख़ास तौर पर सुप्रीम कोर्ट, एक बड़ी डिस्टिंक्ट डिवाइड का शिकार रही है, ख़ास तौर पर जनाब उमर बंदयाल साहब के वक्त में। अब कितना फ़र्क पड़ेगा और पाकिस्तान बार काउंसिल इस हवाले से क्या सोचती है, सीनियर वकला क्या सोचते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बहसीत जमात क्या सोचती है, इस हवाले से भी सवालात हमारे जहन में है, यकीनी तौर पर आपके जहन में भी है, क्योंकि वक्त बदल चुका है। एक ज़माना ये था कि जब काजी फायजा साहब के ख़िलाफ़ प्रेसिडेंशियल रेफरेंस आया, इमरान खान साहब की हुकूमत थी, उन्हें निकालने की भरपूर कोशिश की गई। हाँ, ये बात दुरुस्त है कि उसके अंदर इस्टेब्लिशमेंट, उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट का एक बहुत बड़ा हाथ था, लेकिन क्या अब वक्त तब्दील हो चुका है और क्या काजी फैज़ल साहब अगर किसी बेंच की सरबराही करेंगे तो किसी को उस पर एतराज़ होगा या नहीं होगा? याद रहे कि एक ज़माने में एतराज़ था। आज इसको ज़रा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब हसन रज़ा पाशा साहब, जो कि एग्जीक्यूटिव कमेटी पाकिस्तान बार काउंसिल, बहुत शुक्रिया पाशा साहब आपका। जनाब शोएब शाहीन साहब मौजूद हैं, सीनियर वकील हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के और साबिक सदर हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के और कोर कमेटी के रुकन भी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। आपका भी बहुत शुक्रिया जनाब शोएब शाहीन साहब, आप हमारा इस सेगमेंट में भी साथ दे रहे हैं। अब सबसे पहले ज़रा मैं पाशा साहब आपके पास आना चाहूँगा। हमारे मुल्क में मुख्तलिफ अदवार गुजरे, काजी फायज ईसा साहब से उम्मीदें तो चले वकला की बहुत सी होंगी, लेकिन हमें एक बदकिस्मत एलिमेंट ये भी हमारे सुप्रीम कोर्ट में रहा है कि कुछ चीफ जस्टिस साहिबान रहे जिन्होंने बहुत ज़्यादा पॉपुलिज्म दिखाई, वो दौरे करते रहे, किसी को डैम बनाने का शौक़ हो गया, किसी को छापे मारने का शौक़ हो गया, किसी को ख़बरें बनवाने का शौक़ हो गया। आपकी बहसीत एक सीनियर मेंबर पाकिस्तान बार काउंसिल, क्या उम्मीद है जनाब काजी फैज़ल साहब से कि उनका कॉन्डक्ट आपको कैसा नज़र आता है? देखिए मुनीब साहब,
काजी फाइज़ साहब से न सिर्फ वकला की बल्कि इस मुल्क के 24 करोड़ आवाम की उम्मीदें वाबस्ता हैं और बहुत हाई रेट कर रहे हैं कि जब वो आएंगे तो इतनी बड़ी तब्दीली आएगी और उनके पास इंतहाई मुख्तसर टाइम है 13 महीनों का। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि वो एक विल वाले शख्स हैं, कमिटमेंट वाले हैं और जिस चीज़ का वो तहिया कर लेते हैं उसको वो पूरा करते हैं। एक तो उन्होंने सबसे पहले जो केस लगा दिया है कल, वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट वाला लगा दिया है और कल ही आपको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चेंजेस नज़र आएंगी। सुनने में ये आ रहा है कि शायद वो ओपन फॉर ऑल हो, उसको टेलीकास्ट किया जा सके और उस पे फिर आप देखेंगे कि वो फुल बेंच और ये मुल्की तारीख के पहले चीफ जस्टिस साहब होंगे जो खुद ही अपने इख्तियारात को सरेंडर करके एक कमेटी के सुपुर्द करेंगे जिनमें 2 और सीनियर जजेस सुप्रीम कोर्ट के शामिल होंगे। तो मैं समझता हूँ कि ये अपना जो चीफ जस्टिसशिप वाला जो कैरियर है उसका स्टार्ट अपने इख्तियारात की कुर्बानी दे के स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक। दूसरी बात जो सबसे अहम है वो ये है कि इन्होंने बार काउंसिल्स यानी इलेक्टेड जो बार के नुमाइंदे हैं उन पे भरपूर एतमाद का इजहार किया है और इसी तरह सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान पे भी कि उन्होंने 20 तारीख को शाम 3 बजे हम सब को मदऊ किया है और ये कहा है कि आप अपना एक चार्टर बना के लाएं और लिख कर लाना है। यानी जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है उन्होंने कहा है कि ज़बानी नहीं, आपने लिख कर आना है ताकि एंड ऑफ द डे मैं आपको जवाबदेह हो सकूं कि जो आपने आइन और कानून के हवाले से या पॉलिसी के हवाले से मुझसे डिमांड्स की थी, क्या 13 महीने के बाद अब मैं जा रहा हूं तो क्या मैं पूरी करके जा रहा हूं, अपना वादा पूरा करके जा रहा हूं और अगर नहीं तो फिर मैं जो है वो आपको जवाबदेह होऊंगा। तो मैं समझता हूं कि ये एक बहुत खूबसूरत स्टार्ट है और उन्होंने जो कि वो कहते थे कि बेंच और बार गाड़ी के 2 बराबर पहिए होने चाहिए। 2 पहिए की तो सब बात करते हैं लेकिन 2 बराबर पहिए की बात इन्होंने की है और साथ ही इन्होंने एक बड़ी इंपॉर्टेंट आज जो ओथ लिया उसके जो अल्फाज हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट है मुनीब साहब, और वो ये हैं कि वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की तमाम फैसलों की पासदारी करेंगे। लग रही ये रहा है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के जो उसको वो फाल करेंगे और फाल होना भी चाहिए। कितने अरसे से रेफरेंसेस और कंप्लेंट्स पेंडिंग हैं लेकिन उन पे कोई डिसीजन नहीं आया और इन्फ्रेक्चस हो के फारग हो गए हैं। ये जो इन्फ्रेक्चस केसेस की इन्फ्रेक्चस हो जाने वाली एक बहुत बड़ी बुराई है यहाँ पे हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, अगर ये ख़त्म कर देते हैं तो ये भी बहुत अहम कदम होगा। बिल्कुल ठीक। देखिए बहुत अर्जेंट नोयत के केसेस जो कि सिर्फ इस वजह से कि फिक्सेशन का कोई मैकेनिज्म नहीं है, कोई पॉलिसी नहीं है, वो फिक्स नहीं होते बेंच के रूबरू। और आप देखें अगर पूरी रिसर्च करें तो आपको पता चलेगा कि मोर देन 20% केसेस इन्फेक्शियस होने की बेस पे विड्रॉ कर दिए जाते हैं। तो ये उन लिटिगेंट्स का मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा नुकसान है जो कि एक आस एक उम्मीद देके मुल्क के सबसे बड़ी अदालत में आते हैं, फीसिस भी देते हैं वकला को। बिल्कुल ठीक है, मैं जरा इसको बिल्कुल जब वो फिक्स होते। बिल्कुल ठीक है, मैं ये बड़ा अहम नुक्ता आपने उठाया। मैं जरा अगर इसको शोएब शाहीन साहब के पास ले जाऊँ। शोएब शाहीन साहब, आप एक सीनियर वकील हैं, सुप्रीम कोर्ट के अंदर मुतअद्दिद दरखास्तें, मुतअद्दिद पिटिशन आप अपनी जमात की तरफ से भी लेके गए, मुतअद्दिद मामलात में रिलीफ भी आप अपने चेयरमैन के लिए यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन जो इस वक्त पाबंद सलासिल में हैं उनके लिए अदालत से सदा करते रहे हैं। ये उमर अता बंदयाल साहब के दौर में तो हुआ कि कुछ मुकदमात के अंदर ख़ास तौर पर जो मुस्लिम लीग नून ने या उस वक्त की हुकूमत ने कहा कि जी उमर अता बंदयाल साहब बहैसियत चीफ जस्टिस इस बेंच की किसी ख़ास बेंच की किसी ख़ास केस की सरबराही ना करें और मुतअद्दिद जज साहबान पर एतराज़ात भी उठते रहे। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी किसी दरख्वास्त में या किसी पटिशन में अगर उसकी सरबराही उस बेंच की जनाब चीफ जस्टिस फरमाते हैं तो बहैसियत जमात आपको कोई एतराज़ होगा उसके ऊपर, या आप समझते हैं कि नहीं आपको मुकम्मल कॉन्फिडेंस है जनाब जस्टिस काजी फाइज़ साहब पर कि वो मुकम्मल इंसाफ करेंगे? देखिए, पहली बात है कि मेरी ज़ात का अभी सवाल है क्योंकि मेरी
पार्टी से तो ज़ाहिर है पार्टी पॉलिसी होगी, इमरान खान साहब से ज़ाहिर कंसल्टेशन होगी, तो वो केसेस के बारे में उनके ज़ाती केस या पार्टी के केसेस हैं, उनकी कंसल्टेशन के बगैर कोई ओपिनियन देना या स्टेटमेंट देना वो मुनासिब नहीं होगा। अगर मेरी ज़ात से कोई पूछें कि मेरा ज़ाती क्या राय होगी, ज़ाती मेरी राय ये होगी कि देखें, जो लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कुछ लोगों के हक़ में वो फैसले करेंगे और कुछ लोगों को इंतकाम का निशाना बनाएंगे, ये बिल्कुल तासुर गलत है। दूसरा मैं एक बात करूं कि मुझे ये यकीन है कि ये जो तकसीम का तासुर पैदा किया गया था या था भी कुछ थोड़ा बहुत, या कम से कम डिफरेंस ऑफ ओपिनियन तो हर जगह होती है और होना भी चाहिए और आइंदा के लिए भी होगा ताकि कोई अच्छी जजमेंट आ सके, लेकिन ये तकसीम का तासुर भी ये ख़त्म करेंगे, जो बहुत मुश्किल काम है कि मैं समझता हूँ, क्योंकि ये तकसीम का तासुर ख़त्म नहीं होगा तो लोगों का जो एक उम्मीद की किरण है जो अदलिया की तरफ देख रहे हैं, मेरा ख़्याल है वो शेक हो गई और शेक हुई है माजी करीब में, आपने देखा बंदियाल साहब के ज़माने में। तो इसी तरह के जो चंद एक और जो इम्पॉर्टेंट मौज़ूआत हैं वो उससे भी ज़्यादा अहम है, जैसे प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल कल लगा दिया, उससे ज़्यादा अहम मिलिट्री कोर्ट्स का में सिविलियंस का ट्रायल है, 90 डेज़ का इलेक्शंस है, बुनियादी हुकूक की बहाली है, जबरी गुमशुदगियाँ जिस तरह हो रही हैं और जबर और खौफ की फ़िज़ा जो पैदा की जा रही है और जो एक पार्टी को ख़त्म करने का जो तर्ज़ अमल अडॉप्ट किया हुआ है ये केयर टेकर सेटअप ने और उससे पहले PDM की जमातों ने जो कर रखा है, ये सबसे बड़े इम्तिहान होंगे। और अदलिया की आज़ादी और पाशा साहब की इस बात पर मैं बिलीव करता हूँ कि उन्होंने आते साथ ही बार को एतमाद में लिया और साथ एतमाद में लेने के बाद उन चीज़ों के बारे में राय ले ली है कि आप बताएं कि कैसे हम इस्लाहात कर सकते हैं। ये बहुत अच्छी बात है और ये इब्तदा ही बहुत अच्छी है और हम तवक्को रखते हैं क्योंकि इस शॉर्ट टाइम में वो कुछ ऐसी पॉलिसीज़ दे जाएंगे, ऐसे प्रिंसिपल्स तय कर जाएंगे जिसके इन द लॉन्ग रन भी चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएंगी। और उनमें सबसे बड़ी बात जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की प्रोसीडिंग्स है, एक तो उसको ओपन होना चाहिए, उन रूल्स को भी अमेंड होना चाहिए। देखें, जिस बंदे का उनके ऊपर एक ट्रस्ट है और अगर ट्रस्ट शेक हो जाता है और वो करप्शन में फ़र्ज़ करो मुलव्वस है या कोई मिसकंडक्ट में मुलव्वस है या हिदायत कहीं और से कुछ जज ले रहे हैं या इस तरह का जो तासुर है, आज तो इंतज़ामिया और एजेंसियों का इतना बड़ा और पुलिस का राज है, अदालतें 11-11, 12-12 दफ़ा छोड़ती हैं उसको और अदालतें मजबूर होकर कहती हैं कि भाई हमसे क्या रिहाई मांगते हो, जाओ प्रेस कॉन्फ्रेंस करो और आपकी रिहाई हो जाएगी। और वो अदालतें पूछती हैं कि भाई किधर हैं मुल्ज़िम, बंदा किधर है जिसको मुग़वी, वो कहते नहीं हमें नहीं पता, और वो इस्लामाबाद से अगवा होते हैं। और इस तरह का तासुर जो है लोगों का एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो आपने की है, अगर जबरी गुमशुदगियों की बात, 90 दिन के अंदर इंतखाबात की बात, मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर सिविलियन के ट्रायल की बात, ये तमाम मुकदमात बड़े अहम हैं। और आपने कहा कि जितनी इंग्रेस है आज पाकिस्तान के मुख्तदर हलकों की है एजेंसियों की अदालती मामलात में, तो ये बात तो फैक्ट है कि ये अब आपके नज़दीक बहुत ज़्यादा है। वैसे तो ये प्रैक्टिस बहुत पहले से चली आ रही है और बदकिस्मत एलिमेंट है शायद हमारे अदल की तनज़्ज़ुली की वजह भी सबके सामने नज़र आ रही है। नहीं देखें, माजी में होता होगा, ज़रूर होता होगा और रहा है, हर ज़माने में रहा, लेकिन अब इतना वाज़े और सामने नज़र आ रहा होता है कि जिसको आप एक आम आदमी विजुलाइज कर सकता है, देख सकता है अपनी आंखों के साथ कहाँ कहाँ जजेस कंप्रोमाइज्ड हैं और किस किस जगह पे किस किस की इन्वॉल्वमेंट है। लोग अपने वीलॉग्स में खुल के बातें करते हैं। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। ये जो तासुर बन गया है ये दुरुस्त नहीं है, एक बहुत बड़ा एक गलत, बिल्कुल अलार्मिंग है, बिल्कुल अलार्मिंग है। एक ब्रेक शामिल करते हैं जी, प्रोग्राम में वापस आते हैं, हमारे साथ रहिएगा। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। पाशा साहब, टुवर्ड्स दी एंड इख्तिसार से फरमाइएगा, ये जिन मसाइल की निशानदेही की है कि मुख्तदर हलकों की अदलिया के या अदालती मामलात तक इंग्रेस और इतनी डीप पेनिट्रेशन, ये बात तहरीक इंसाफ करती रही है, कर रही है, आज भी बहुत सी जगह पर की जाती है। और जिस तरह से लोगों को एक के बाद एक मुकदमात के अंदर अरेस्ट कर लिया जाता है, पता ही नहीं होता, किसी और मुकदमे में कोई बेल लेके बाहर निकलता है तो फिर उसको पकड़ लिया जाता है। इसका तदारुक मुमकिन है या ओवर एक्सपेक्ट किया आप समझते हैं हम करेंगे एक चीफ जस्टिस से जो सिर्फ 13 माह उनके पास वक्त है, वो शायद उनके लिए मुमकिन ना हो इसका तदारुक करना? मेरा ख्याल है कि ओवर एक्सपेक्टेशन वाली बात गलत है और मैं समझता हूँ कि काजी फाइज़ साहब मुकम्मल तौर पे इस हवाले से आगाह भी हैं और इसका तदारक भी करना जानते हैं। ये बात आज की नहीं है, बिल्कुल, ये इंटरम सेटअप की नहीं, 16 माह की हुकूमत की नहीं, इससे पहले भी जो हुकूमत थी PTI की, उसमें भी एक पेज पे होते हुए सारे काम होते रहे हैं। ये
ये जो रास्ता है इससे पहले भी खुला था, उससे पीछे आप चले जाएं तो पता नहीं 75 साल से यही सिलसिला आ रहा है। आज सामने इस वजह से है कि सोशल मीडिया का दौर है और लोगों को आगाही है, मीडिया बड़ा वाइब्रेंट है और हर चीज़ एक काम होता है और दूसरे दिन या एक घंटे के अंदर अंदर चीज़ सामने आ जाती है। तो मैं समझता हूँ कि इस दौर में जबकि सोशल मीडिया है, वाइब्रेंट मीडिया मौजूद है, तो ये चीज़ें ज़्यादा खुल के सामने आई हैं। इससे पहले शायद उन पे पर्दा रहता था, लेकिन सोचने की बात सिर्फ इतनी है कि क्या हम इस माहौल में रहना चाहते हैं, क्या हम इससे मुतमिन हैं, और अगर इसका जवाब नफी में है तो फिर हम अपने चीफ जस्टिस से ये एक्सपेक्ट करते हैं और बड़े पॉजिटिव माइंड के साथ एक्सपेक्ट करते हैं कि वो इसका तदारक करेंगे चाहे जिस तरीके से भी हो। और एक और चीज़ जो बड़ी अहम है मुनीब साहब, कि इन तक अप्रोच मुश्किल है, इनको कोई मिल नहीं सकेगा। ठीक है, ये इस तरह वो इजीली एक्सेसिबल नहीं होंगे आम के लिए। तो ये बड़ी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसको आपको, मेरा ख्याल है कि आइंदा आने वाले दिनों या महीनों में आपको रियलाइज होगा कि सब्सटेंशियल किस्म की चेंज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आई है। और जब कमांडर या कह लें मॉनिटर जो एक होता है वो अगर सही हो और वो सारे मामलात को वो उसको चेक एंड बैलेंस रख सकता है, तो फिर नीचे टीम भी किसी हद तक बेहतर हो जाती है। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया जनाब पाश साहब आपका, जनाब शोएब शाहीन साहब आपका। प्रोग्राम आपने जरूर देखने का शुक्रिया। खुदा हाफिज़।